Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों टॉपिक नंबर 6 हम समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है कन्वेंशंस, एजम्पशन, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका फर्स्ट लेक्चर बच्चों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पूरे टॉपिक के अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स अकाउंट के क्या है बच्चों, उसका उद्भव क्यों हुआ, उससे जुड़ी हुई सारी थियरी पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक थियोरेटिकल है बच्चों, इसमें से आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स 2 to 4 मार्क्स स्कूल के मुताबिक अलग अलग वेटेज रहता है बच्चों। तो शॉर्ट क्वेश्चंस या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल स्टडी करने जा रहे हैं। Dear students, now we are taking introduction part of accounting principles and concepts। सबसे बच्चों वाला इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं हम। अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बच्चों बिजनेस की एक लैंग्वेज ऐसा कह सकते हैं, जैसे हम बच्चों बोलने के लिए, बात करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग इज अ वन टाइप ऑफ लैंग्वेज। Like every language has certain rules of grammar. For better understanding of accounting, certain principles are used in accounting। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, जैसे कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए या काम करवाने के लिए ग्रामर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के रूल्स यूज होते हैं, वैसे ही बच्चों अकाउंट्स को लिखने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज होता है। To ensure uniformity in accounting, certain accounting principles, concepts, conventions, assumptions are used while writing accounts and preparing financial statement। वैसे कह सकते हैं बच्चों अकाउंट्स लिखने के लिए या फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स यूज होता है, जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस या फिर एजम्पशन कहा जाता है। इन शॉर्ट अकाउंट्स को लिखने के लिए भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन आपको यूज करने हैं। जैसे कोई लैंग्वेज बोलने के लिए आप पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन यूज करते हो, वैसे ही बच्चों अकाउंटिंग इज अ वन टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर बिजनेस। नाउ इन पैराग्राफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है वो समझने से पहले एक बेसिक सेंटेंस जो आपने आगे पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे बच्चों कोई भी इन्वेंशन होता है तो वो लेबोरेटरी में पास होता है, साइंटिफिकली प्रूव होता है, तब वो साइंस कहा जाता है। वैसे ही बच्चों अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स है वो वर्किंग एज अ साइंस होते हैं बच्चों, साइंस की तरह उसे रूल्स रेगुलेशन पास करके अप्लाई किया जाता है। अकाउंटिंग ऑल्सो एक आर्ट है बच्चों, उसको लिखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी लिख सकता है। कोई भी पर्सन अकाउंट्स को लिख नहीं सकता, तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब बच्चों पैराग्राफ में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसका मीनिंग समझते हैं। The set rules which define the way account should be prepared are known as accounting principle। ऐसे सेट ऑफ रूल्स बच्चों जो यूनिवर्सली अप्लाई किए जाएं अकाउंट लिखने के लिए, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी जो रूल्स बच्चों सारे बिजनेस यूनिट, बिजनेस एंटरप्राइज यूज करे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन में बच्चों दूसरा मीनिंग समझते हैं। Principle of accounting are the general law or rules which are used by accountants universally while recording accounting transaction। अकाउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय बच्चों ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो पूरा बिजनेस एंटरप्राइज या सारे बिजनेस एंटरप्राइज यूनिवर्सली यूज करे, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसे GAAP के नाम से भी बच्चों पहचाना जाता है। तो ये फर्स्ट पेज पे बच्चों पीपीटी में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। अकाउंटिंग लैंग्वेज है बच्चों, वो एक प्रकार का साइंस है जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता है बच्चों, पर ऐसा कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पे वो एक प्रकार का साइंस है और उसको लिखने के लिए स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ट। फिर बच्चों आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग देखा। अब नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल को हम समझेंगे। नाउ वी आर टेकिंग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मीनिंग के ऊपर से बच्चों उसके फीचर समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चों यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर बच्चों जो भी प्रिंसिपल्स या रूल्स अप्लाई होते हैं
वो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म रहता है, यानी एवरी बिजनेस एंटरप्राइज यूजिंग यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ऐसा आप कह सकते हो। सेकंड, मेन मेड कॉन्सेप्ट। यस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बच्चों एक्सपीरियंस के आधार पे, बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पे अकाउंटिंग बॉडी ने इसको बनाया होता है। तो ये मोस्टली मेन मेड है बच्चों। जैसे कोई साइंस के अंदर इन्वेंशन होता है लेबोरेटरी में, वैसा लेबोरेटरी मेड कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज कॉल्ड मेन मेड कॉन्सेप्ट। थर्ड बच्चों, फ्लेक्सिबल नॉट रेजिड चेंजेबल। ऐसा कह सकते हो बच्चों कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक बार अप्लाई किए गए, बिजनेस एनवायरनमेंट में डे बाय डे जो भी चेंजेस होते हैं वैसे उसमें भी बच्चों चेंजेस होते रहते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल, वो मशीन की तरह फिक्स नहीं है, उसमें डे बाय डे चेंजेस कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फोर्थ, जनरली एक्सेप्टेड। यस बच्चों, पहले ही आ गया जीएपी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी मोस्टली हर एक बिजनेस यूनिट बच्चों ये रूल्स रेगुलेशन यूज करके अकाउंट लिखता है, जिससे दो बिजनेस के अकाउंट्स को कंपेयर करना इजी हो जाए। ये बच्चों बेसिक फीचर्स है। आगे समझते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट એટલે ખ્યાલ, एजम्पशन यानी धारणा। ये क्या होता है बच्चों, पैराग्राफ में जस्ट उसका नॉर्मल मीनिंग समझते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशन which provides base for accounting process। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसी धारणा है जो अकाउंट लिखने का बेस प्रोवाइड करती है। इट इज assumed that every enterprise is follow this concept। यहाँ बच्चों ऐसी धारणा की जाती है कि हर एक बिजनेस इसका पालन करेगा। पैराग्राफ में, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स based on which transactions are recorded and financial statements are prepared। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जनरली एक्सेप्टेड होते हैं बच्चों, वो मोस्टली हर एक बिजनेस यूनिट अपने अकाउंट्स लिखते समय या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय यूज करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मोस्टली हर एक बिजनेस यूनिट फॉलो करता है, ऐसा कह सकते हैं, वो प्रकार का एजम्पशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऐसे 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, नाम के ऊपर से ही समझ आ रहा है आपको, गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस कंसिस्टेंट बेस पे लॉन्ग टाइम चलने वाला है। पैराग्राफ में समझते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड it is assumed that the same will continue for very long period in future, therefore it is called going concern concept। बच्चों अब हम सबको पता है, कोई भी छोटा बिजनेस हो, प्रोविजन स्टोर्स हो या पान का शॉप हो बच्चों, या बड़ा शॉपिंग मॉल हो आपका, हर एक बिजनेस यूनिट बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने के बाद यही सोचता है कि सालों सालों उसका बिजनेस चालू रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बता रहा है कि कोई भी बिजनेस यूनिट बच्चों लॉन्ग पीरियड तक चालू रहेगा, ऐसी हम धारणा करते हैं। अब बच्चों उसके एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमें आसानी से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, बैंक लोन टेकन फॉर बिजनेस फॉर 10 ईयर। सपोज बच्चों आप बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए की लोन लेते हो। यहाँ लोन देते समय बच्चों बैंक क्या सोचती है, बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड। एज पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन, यहाँ से धारणा की जाती है बिजनेस बच्चों बहुत साल चलने वाला है, इसलिए बैंक हमें 10 साल की लोन देती है या हम 10 साल की लोन लेते हैं। सेकेंड, prepaid revenue expenses are shown on the asset side of business। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों यानी ऐसा खर्च जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला हो, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव करने वाला हो, उसको हम बैलेंस शीट में असेट से लिखते हैं। फ्यूचर में यानी बिजनेस बच्चों लॉन्ग पीरियड तक रन होने वाले, यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होता है। उसके बाद बच्चों थर्ड एग्जांपल, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम सबको पता है बच्चों, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर फॉर लेस देन 1 ईयर that is called revenue, the expenditure which is incurred for more than 1 year or benefit which is received for long period is called capital expenditure। तो यहाँ बच्चों बिजनेस रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्यों डिफर करता है, क्योंकि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चालू रहने वाला है, यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का यूज करके एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट किए जाते हैं। फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एवरी ईयर बच्चों फाइनेंस स्टेटमेंट साल के अंत में बनाया जाता है। व्हेन द लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी इज वेरी लॉन्ग पीरियड, हमें पता है बच्चों बिजनेस सालों साल चलने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न, यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे आधार रखे
लाइफ को बच्चों एवरी ईयर में बांटा जाता है, यानी हर एक बिजनेस साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो चारों एग्जांपल बच्चों आपको यही बता रहा है कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये कंसेप्ट बच्चों 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको मीनिंग और एक या दो एग्जांपल याद रखने हैं। Now we are taking second important concept, that is called consistency concept. कंसिस्टेंट, कई बार बच्चों आपको मम्मी पापा भी या टीचर भी बोलते होंगे भाई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाओ, यानी कंसिस्टेंट बेस पे रिजल्ट लाओ। तो यही कॉन्सेप्ट को बच्चों बिजनेस में अप्लाई करना है। पैराग्राफ में हम समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी सजेस्ट दैट व्हाइल अकाउंट्स और फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट the same policies, procedures and methods should be followed every year। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, बिजनेस यूनिट ने जो रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स गाइडलाइंस मेथड यूज की हो वो एवरी ईयर बिजनेस को यूज करनी चाहिए। In this way, uniformity is to be maintained in accounting entries, books and various statement। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों, एक ही प्रकार के मेथड पॉलिसी यूज करने से आपके जो भी अकाउंट्स एंट्रीज बुक्स है वो यूनिफॉर्म रहेंगे, उसमें एरर होने के चांसेस कम है। अब बच्चों एग्जांपल से समझते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। पहला एग्जांपल है बच्चों, द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली एंड इट शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। जब भी बच्चों बिजनेस में स्टॉक लेते हो तो उसकी मेथड सेम होनी चाहिए बच्चों, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। फीफो का मीनिंग होता है बच्चों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज। तो ये तीन में से बच्चों कोई एक कंसिस्टेंट मेथड से बिजनेस में स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड, however, valuation of stock at cost or market price, whichever is less, every year does not violate the principle of consistency। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, स्टॉक के अंदर हमेशा कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस उसमें से लेस वैल्यू लेनी चाहिए बच्चों, वो भी बिजनेस सालों साल रहने वाला है, ऐसा समझ के कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये एग्जांपल या ये कॉन्सेप्ट अमल में आया है, ऐसा कह सकते हैं। थर्ड, ये बहुत इजी है बच्चों, आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा है तो आपको समझ आएगा। The same method of depreciation and valuation for an assets should be followed consistently every year। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों में से कोई एक मेथड से बच्चों कंसिस्टेंट बेस पे हमें डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी एवरी ईयर बिजनेस पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन हमें यूनिफॉर्म यूज करने चाहिए। जैसे स्टॉक में फीफो मेथड होता है, एवरी ईयर फीफो, डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सेम मेथड बच्चों यूज करने चाहिए, जिससे अकाउंट कंसिस्टेंट रहेंगे और कंपेयर करना इजी हो जाएंगे। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उपजनो सिद्धांत। Accrual concept is relevant in the area of revenue and cost। यानी accrual concept बच्चों revenue and income, cost यानी expenses से related concept है। Revenue और cost are recognized as they are earned or incurred and not only when cash is received or paid। ये concept यही बता रहा है बच्चों, जब भी आप कोई expenses करो, कोई इनकम अर्न करो, भले वो कैश रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, या कैश पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, आपको उसको अकाउंट के अंदर लिखना चाहिए। ऑल्सो द रेवेन्यू एंड कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट। तो ये कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों कि आपने बिजनेस के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस किया हो या कोई भी इनकम अर्न की हो, भले आपके पास कैश रिसीव ना हुआ हो या फिर पेमेंट ना हुआ हो, पर उसको आपको बिजनेस के अंदर अप्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे नोट डाउन करना चाहिए। अब बच्चों इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा। पॉइंट नंबर 1, एग्जांपल 1, when goods are sold on credit to a customer, to revenue should be recognized in accounting even though cash is not yet received। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही था बता रहा है बच्चों, आपने कोई कस्टमर को गुड्स बेचा है 2 महीने की क्रेडिट पे या 3 महीने की क्रेडिट पे, कस्टमर आपको 2 या 3 महीने के बाद फ्यूचर में पैसे देने वाला है, फिर भी उसको आप बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो, भले आपको कैश रिसीव ना हुई हो। यानी बिजनेस के अंदर रेवेन्यू का ट्रांसलेशन हो गया, दैट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड, दिस इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सेकंड, बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अनपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस बाकी हो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंटिंग, उसको अकाउंट्स में बच्चों लिख लेना चाहिए। एग्जांपल, सैलरी पेएबल फॉर मार्च 2018
will be treated as a expenses for the month of March 2018 even if it is paid in April 18। अब बच्चों कोई मार्च 2018 में कोई कर्मचारी को सैलरी देना बाकी था, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, फिर भी बच्चों आप उसको मार्च का एक्सपेंसेस इनके नोट डाउन करोगे, भले ही उसको आपने अप्रैल में पेमेंट किया हो। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों, आपने मार्च में काम करवाया, भले पेमेंट अप्रैल में कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑफ मार्च मंथ। थर्ड एग्जांपल बच्चों, an advance received on the order of sales is not recorded in the books of accounts। जब बच्चों कोई बिजनेस के लिए सेल का एडवांस ऑर्डर मिला हो तो उसको बच्चों बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, कारण वो भी एडवांस ऑर्डर रिसीव हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, एज अ रेवेन्यू इनकम रिकॉग्नाइज हो वही साल में उसको लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। Now after completing three important accounting concept, हम लेने जा रहे हैं बच्चों अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बच्चों बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों को बच्चों अलग अलग ऑनरशिप दी गई है। देखते हैं कैसे पैराग्राफ में। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस विल बी ट्रीटेड क्वाइट सेपरेटली फ्रॉम द ऑनर ऑफ बिजनेस। ऐसा कह सकते हो बच्चों, अकाउंटिंग पर्पज से बिजनेस और बिजनेस के ऑनर को अलग एंटिटी दी गई है। तो बिजनेस इज डिफरेंट फंक्शन एंड द ऑनर इज डिफरेंट पर्संस। ऐसा कह सकते हो बच्चों, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग व्यक्ति है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस while personal transactions of honor is not recorded in the books of business। ऐसा कह सकते हो बच्चों, दोनों को अलग एंटिटी देने के कारण बिजनेस के ट्रांजैक्शन ही मात्र बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑनर के बच्चों बिजनेस के अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं ड्यू टू अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल है द amount invested by the owner in the business is credited in the capital account। ऑनर का बिजनेस जो भी बच्चों बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे ऑनर कैपिटल कहा जाता है और उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी से लिखा जाता है ड्यू टू एंटाइटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस की ऑनरशिप की कैपिटल और बिजनेस दोनों अलग है बच्चों। बिजनेस के लिए बिजनेस ऑनर कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी है। सेकंड बच्चों, when the owner withdraws money, जब बिजनेस का ऑनर बच्चों विड्रॉ करे मनी, गुड्स और असेट्स फॉर पर्सनल यूजेस, और when any personal expenses are paid from the business, all these debited to drawings account। जब बिजनेस का ऑनर बच्चों बिजनेस में से मनी, असेट्स या पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ भी विड्रॉ करे बच्चों, तो वो अलग एंटिटी है, तो उसके कारण उसे ड्रॉइंग्स अकाउंट में बच्चों पर्सनली लिखा जाता है। थर्ड एग्जांपल बच्चों, फर्म गिव्स इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल। फर्म बच्चों ऑनर कैपिटल के ऊपर ब्याज देती है एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बच्चों ऑनर विड्रॉ करे ड्राइंग्स करे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इस प्रकार से बच्चों बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है और बिजनेस का दोनों को अलग एंटिटी का कॉन्सेप्ट के आधार पे अलग अस्तित्व या व्यक्तित्व दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। Now we are taking another important concept of अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों हमें पता ही है, हमने टर्मिनोलॉजी भी पढ़ा है। बिजनेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका मेजरमेंट मनी में होता है वही हम रिकॉर्ड करते हैं। अब बच्चे इसको पैराग्राफ में समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही आसान है। पैराग्राफ में, इन बिजनेस ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन द मॉनेटरी यूनिट। बिजनेस के अंदर बच्चों सारे ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। For accounting, money is accepted as a common measurement unit। अकाउंट्स लिखने के लिए बच्चों मनी को एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट समझा गया है। पैराग्राफ में बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस which can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts। सेम सेंटेंस है बच्चों, जो ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर किया जाता है उसमें बिजनेस को रिकॉर्ड करना है। The transaction which cannot be measured in terms of money are not recorded in account। जो बच्चों मनी में मेजर नहीं किए जाते वो ट्रांजेक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। अब उसके एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इसका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कॉन्सेप्ट आए तो आप लिख सकते हो। पहला एग्जांपल,
Instead of recording physical quantity of assets purchased like chairs, tables, etc., the purchase will be recorded at monetary value of सच असेट्स। जब भी बच्चों आप बिजनेस के लिए चेयर टेबल खरीदते हो बच्चों, तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट मनी में कितनी वैल्यू मेजर हुई उसके आधार पर परचेज में अमाउंट लिखी जाती है। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, instead of recording physical quantity of goods sold, the sales will be recorded। जब भी बच्चों आप बिजनेस के अंदर गुड्स बेचते हो तो उसमें कितनी क्वांटिटी बेची वो नहीं देखी जाती है, पर वो गुड्स आपने बेचा उसका मॉनिटरी वैल्यू कितना है, सेल्स का अमाउंट कितनी रिसीव हुई उसके आधार पर रिकॉर्डिंग किया जाता है। थर्ड लास्ट एग्जांपल बच्चों, नो अकाउंटिंग एंट्री इज recorded for strike by factory workers even if it is an important event affecting business। फैक्ट्री के वर्कर बच्चों स्ट्राइक करें तो उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कारण वो फाइनेंशियल के अंदर समझ नहीं आता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन बच्चों मनी में मेजर ना हो, जैसे फैक्ट्री स्ट्राइक, वर्कर की एफिशिएंसी, उसे बिजनेस में हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ये हो गया आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर टेकिंग कॉन्सेप्ट नंबर 6, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, या इसे कहा जाता है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड बच्चों जैसा था आपको पता है, मोस्टली अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड्स। जैसे कि बच्चों 1 अप्रैल टू जनवरी, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। तो बिजनेस की लाइफ को बच्चों ईयर में डिवाइड किया जाता है जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। हर एक साल के अंत में बच्चों अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। यूजुअली सच अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ। जनरली बच्चों अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है, दैट इज 1 ईयर। A period of 1 year comprises of all seasons and therefore all types of seasonal transactions are covered. Accounting year may be the calendar year और फाइनेंशियल ईयर। तो ये पूरा पैराग्राफ बच्चों में क्लियर बता रहा है बिजनेस की लाइफ लॉन्ग है बच्चों ड्यू टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और उसे एक एक साल के टुकड़ों में डिवाइड की जाते हैं। हर एक बिजनेस यूनिट को एवरी ईयर, मोस्टली फाइनेंशियल ईयर होता है बच्चों अप्रैल टू मार्च, या कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, उसमें अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। अब बच्चों ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल बच्चों, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। मोस्टली बच्चों साल पूरा होने के बाद बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं। क्यों? तो उसे अप्लाई किया जाता है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, द एंट्री ऑफ परचेज ऑफ एन असेट्स is made in the books of accounts on the date when it is purchased। बिजनेस के अंदर बच्चों जब भी एसेट्स परचेज की जाती है, जो डेट पे आपने परचेज की हो वही डेट पे उसको अकाउंट में लिखा जाता है। तो these all are called concept of accounting period। अब बच्चों ये पहला लेक्चर यहाँ पूरा करते हैं, बहुत ही लंबा लेक्चर बना हुआ बच्चों, तो थियरी बोर करेगी, इतना आप लोग रेडी कर लो बच्चों। लेक्चर 2 में बाकी के जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और शॉर्ट क्वेश्चंस उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तब तक बच्चों इसको बराबर मेमोराइज करके रेडी करो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.